ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिए थे। हमने ये देख लिया था कि सिर्फ इंडियंस के लिए कौन कौन से राइट्स होते हैं और कौन से राइट्स फॉरेनर्स के लिए होते हैं, हमने डिस्टिंग्विश कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं ट्रिपल तलाक के बारे में। ठीक है, इसके बारे में ट्रिपल तलाक। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिपल तलाक, यानी कि हिंदी में कहते हैं तीन तलाक। देखो, ट्रिपल तलाक को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि जैसे जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था हम पर, तो अंग्रेजों में एक वॉइसरॉय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदू के लिए अलग कानून और मुस्लिमों के लिए अलग पर्सनल कानून बनाए थे। ठीक है, किसने बनाया था? लॉर्ड, हाँ वही था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हिंदू के लिए अलग पर्सनल कानून और मुस्लिम के लिए अलग पर्सनल कानून उसने बनाया था। यानी कि एक तरीके से हिंदू और मुसलमानों में लड़वाने का काम इसी ने किया था। ठीक है, ओके। अब देखो, मुस्लिम समाज में जैसे कि हिंदू सोसाइटी में, समाज में शादी विवाह होता है तो उनका अपना एक नियम होता है, वैसे ही मुस्लिम समाज में जब विवाह होता है, शादी होता है, तो उनका अपना एक पर्टिकुलर रीति रिवाज होते हैं। अब उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जिसको एक हम कहते हैं निकाह। ठीक है, निकाह। निकाह का मतलब होता है मैरिज, शादी, पहले समझ लो। ठीक है, निकाह, निकाह का मतलब शादी, यानी दो लोगों के बीच में एक तरीके का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर रहेंगे काजी जी लड़के वाले की तरफ से, यहाँ पर रहेंगे काजी जी लड़की वालों की तरफ से। काजी जी लड़की से पूछेंगे, यहाँ पर जो यहाँ डायरी है ना, दिख रहा है, इसमें सारा का सारा डिटेल लिखा रहता है। काजी जी उसे पढ़ते हैं कि मोहम्मद अली के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ आपकी शादी इतने इतने दिन को तय की गई है, क्या आपको यह रिश्ता कबूल है? तो ये जो मोहतरमा है इनको कहना पड़ेगा, मान लो हमारी खान है, कौन है? खान। खान को कहना पड़ेगा कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर 3 बार इन्होंने कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब यहाँ से काजी साहब कहेंगे ठीक है, यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर भी जो है, जो काजी बैठे रहेंगे वो इनसे पूछेंगे कि आपकी जो शादी है या निकाह है, और अंजुम के साथ उनके जो पिताजी का नाम रहेगा वो नाम लेकर के, और इतने तारीख को तय की गई है, क्या आपको कबूल है? तो इनको भी कहना पड़ेगा भाई कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर इन्होंने भी कह दिया कबूल है, इन्होंने भी कह दिया कबूल है, तो शादी हो जाएगी। और यहाँ पर जो एक काजी साहब के पास डायरी रहती है, उसमें दोनों जन का क्या बन जाता है? एग्रीमेंट लिखा जाता है और मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। जैसे ही कबूल कह देते हैं, ये सब छुहारा लेके बैठे रहते हैं और छुहारा लुटाते हैं, कहते हैं छुहारा खाओ। क्या कहते हैं? छुहारा खाओ। तो जब मुस्लिम समाज में, मतलब कि इनके यहाँ जब शादियां हो जाती है तो छुहारा लुटाया जाता है एक शगुन के तौर पर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लड़की लड़की को वो क्या छिड़कते हैं, वो चावल रहता है ना, चावल, हाँ चावल, अक्षत कहते हैं, उसको छिड़कते हैं शगुन के तौर पर। वैसे ही यहाँ पर छुहाड़ा वगैरह को दिया जाता है। ठीक है, इसमें अब अगर जैसे कि मान लो कि ये लड़की की रजामंदी नहीं है और इसकी माँ प्रेशराइज कर रही है कि हाँ बोलो कबूल है कहो, कबूल है कहो, तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लड़के वाले, लड़के के पिताजी, भाई, उनका जो भी भांजा रहेगा, सब लोग वहां से। अब ये जो पर्दा रहता है तो फूलों का पर्दा है, यहाँ से अगर कोई जबरदस्ती कहेगा हाँ बोलो बोलो कबूल है, जबरदस्ती, तो सुनाई नहीं देगा? थोड़ा बहुत सुनाई देगा। तो अगर कोई इन्हें प्रेशराइज करेगा तो ये शादी शादी नहीं मानी जाएगी और कैंसिल हो जाएगा, निकाह नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया क्या? तो इस्लामिक सोसाइटी में या मुस्लिम सोसाइटी में निकाह का मतलब क्या होता है? शादी, मैरिज। मैरिज ये
कुछ लोगों के प्रेजेंस में होता है ना। देखो यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। तो जब शादियां लोगों की प्रेजेंस में होती है तो मुद्दा उठता था, जब हम ट्रिपल तलाक के बारे में अच्छे से समझेंगे, तलाक बिना लोगों के प्रेजेंस में कैसे हो जाता है। शादी करने के लिए तुम लोगों को बुलाते हो, बारात बारात लेकर के आते हो, तो तुम तलाक बिना लोगों के प्रेजेंस में कैसे कर देते हो, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले क्या निकाह का मतलब समझ में आया? मैरिज, मैरिज ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, दोनों तरफ से काजी होते हैं, लोग होते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है कहना पड़ता है और शादी हो जाती है। इतना चीज क्लियर? ओके। अब देखो एक वर्ड और आता है इसमें, मोहरदैन। मोहरदैन, मोहरदैन को कहते हैं सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी। जैसे यहाँ पर जब ये सारा का सारा काजी साहब बता रहे होंगे कि को आपके हस्बैंड का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, तो वहां पर लिखा जाता है कि 1,01,000 रुपए मोहरदैन के तौर पर। मतलब वो सिक्योरिटी मनी ऐसा है कि अगर जब इन दोनों के बीच में डाइवोर्स होगा, अगर लड़के ने कभी लड़की को डाइवोर्स दिया तो उस पैसे को लड़के को रिटर्न करना पड़ेगा। किसको? लड़की को। यहाँ से लड़की की तरफ से कोई पैसा लेकर के नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर मोहरदैन लिखवाया जाता है लड़की वालों की तरफ से कि इतना मोहरदैन लिखिए कि अगर कभी डाइवोर्स हुआ, लड़के ने हमें छोड़ दिया, तब उस लड़के को हमें कितना पैसा देना होगा। ठीक है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि मोहरदैन को बहुत कम लिखवाते हैं, मतलब 10,000 रुपया, 4,000 रुपया ऐसे लिखवाते हैं। तो देखो तलाक से बचने का एक अच्छा उपाय ये था कि शादी के वक्त ही मोहरदैन को एकदम जबरदस्त लिखवाना चाहिए। 1 करोड़ रुपया लिख दो। लड़के वाले लिखेगा काजी, काजी वहां पर लिख करके। हाँ, दोनों के कंसर्न से होता होगा। अगर लड़के को लड़की से शादी करनी है तो लड़की जो कहेगी उसको मानो, नहीं हो रहा है तो भाई जाओ घर पे। अगर तुम्हें पहले ही देखो, इसमें क्या है ये चीज, जैसे लड़की को अगर ट्रस्ट है लड़का हमें जो है डाइवोर्स नहीं देगा, या लड़के को भी ट्रस्ट है कि लड़की को हम कभी डाइवोर्स नहीं देंगे, तो तुम 1 करोड़ क्या 5 करोड़ लिखवा दो, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन अगर तुमको इस बात से दिक्कत है कि नहीं 1 करोड़ क्यों लिखवा रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है? तुम आज मुझसे शादी कर रहे हो, कल किसी और से कर लोगे, परसों मुझे छोड़ दोगे, यही दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इस तलाक से बचने का एक अच्छा उपाय क्या था कि शादी के वक्त ही मोहरदैन की रकम हैवी लिखवा दिया जाए, जिससे लड़का उसे पे नहीं कर पाएगा, और अगर पे नहीं कर पाएगा तो तलाक होना ही इम्पॉसिबल है। ठीक है। मोहरदैन क्या होता है? सिक्योरिटी मनी, यानी ये पैसा जो सिक्योरिटी मनी लिखवाया जाता है वो लड़के को वापस देना पड़ता है। किसको? लड़की को। समझा? कब कब देना पड़ता है? जब डाइवोर्स लेगा। ठीक है, जब डाइवोर्स लेगा। इतना क्लियर है? ताकि ये पैसे से लड़की अपना जीवन यापन कर सके, बच्चे बाल बच्चे है तो उनको पाल पोस सके। ठीक है। तो मोहरदैन क्या होता है? एक तरीके का सिक्योरिटी मनी। कब डिसाइड किया जाता है? शादी के टाइम ही। ठीक है, शादी के टाइम ही। तीसरी चीज आती है डाइवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स यानी तलाक। डाइवोर्स का मतलब तलाक। अब देखो, जो मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी में यानी इस्लाम में अगर हम बात करें तो 2 तरीके के तलाक दिए गए। कितने तरीके के? 2 तरीके। मैं समझाता हूँ। तलाक होता है जैसे कि 2 पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, या किसी भी बात को लेकर के अनबन हो गई, या इस शेख साहब को कोई और पसंद आ गया, ये किसी और को लेकर आए। क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में या इस्लामिक परंपरा में पॉलीगैमी को अलाउ किया गया है, मतलब कि एक आदमी 2 से अधिक शादियां कर सकता है ना। हम लोग देखते होंगे कि सऊदी अरब में एक ही राजा की 4 बीवियां है कि नहीं। सऊदी अरब तो इस्लामिक स्टेट है, पूरी तरीके से वहां पर शरिया का कानून लगता है, तो इस्लाम में ये अलाउ था। तो इसी चीज को लेकर के अगर मान लो किसी कोई पढ़ी लिखी महिला थी, इसने देखा कि नहीं ये तो चाचा शादी कर रहा है, मुझे नहीं जम रहा है, इन दोनों में क्या हो जाएगा? तलाक। तो तलाक लेने के लिए
इस्लामिक परंपरा यानी जो उनका पूरा सिस्टम है उसमें 2 तरीके के तलाक के बारे में डिस्कशन था। एक था तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, 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 ठीक है, अहसन। उसके बाद दूसरा था तलाक ए हसन। पहले में क्या है? अहसन, दूसरे में हसन। पहले में अहसन, दूसरे में हसन। पहले क्या? पहले में अहसन, दूसरे में हसन, ठीक है, ओके। फिर अंग्रेजों ने, मतलब कि टाइम बीतता गया, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो इसी में एक और नियम को जोड़ दिया गया जिसको कहा गया तलाक ए बिदअत, ठीक है, तलाक ए बिदअत। इसे कब जोड़ा गया? अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। और 1937 में अंग्रेजों ने इसे लीगल मान्यता दे दी, इसे लीगलाइज कर दिया, ठीक है, अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया? लीगलाइज कर दिया। जबकि इस्लाम में ये इल्लीगल था। इस्लाम में क्या था? इल्लीगल था। और इस्लाम में ये दो ऊपर वाले थे, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन, ये लीगल था, ठीक है, ये लीगल था, ये लीगल था, ठीक है। तो इस्लाम में अगर हम देखें तो लीगल डाइवोर्स के नियम कौन कौन से थे? तलाक ए अहसन, तलाक ए हसन। लेकिन 1937 में क्या जोड़ा गया? तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत। इतना क्लियर है? अच्छा, अब समझते हैं। देखो, तलाक ए अहसन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तलाक ए अहसन, इसमें कहा गया कि अगर जैसे 2 हस्बैंड वाइफ हैं, इन लोगों को अगर तलाक लेना है तो पहले ये जाएंगे भाई काजी जी के पास। काजी का मतलब क्या होता है पता है? जैसे हमारे यहाँ ऐसे नॉर्मल जज होते हैं, तो वैसे ही इस्लामिक स्टेट में काजी मतलब जज होता है, ठीक है, हाँ, काजी का मतलब जज होता है। तो वो जाएंगे काजी साहब के पास और कहेंगे कि हमें तलाक लेना है। तो काजी साहब इन लोगों को 90 दिन यानी 3 महीने का 3 मंथ का क्या देंगे? मोहलत देंगे। तो पहले काजी साहब के पास जाएंगे और कहेंगे तलाक। क्या कहेंगे? तलाक, हमें चाहिए तलाक। एक बार तलाक कहेंगे, काजी साहब थोड़ा बहुत समझाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर काजी साहब कहेंगे ठीक है, हम आपको 90 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हैं, इस दौरान आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं, ठीक है, एक दूसरे से मिलोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तो 90 दिन के बाद वापस आना और फिर से कहना तलाक, और हम तुम्हें क्या दे देंगे? तलाक करवा देंगे, हम तुम्हें तलाक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तलाक के अहसन में क्या था? कितने दिन का टाइम पीरियड मिलता था? 90 दिन। क्या इस 90 डेज के बीच हस्बैंड वाइफ आपस में मिलते थे? नहीं मिलते थे, ठीक है, नहीं मिलते थे। फिर 90 दिन के बाद जाकर के वो काजी साहब से मिलते थे और वहां कहते थे तलाक, और काजी साहब उनका क्या करवा देते थे? तलाक, ठीक है। अब जब ये जाएंगे तो इनके साथ मतलब कि 2 गारंटर चाहिए रहते हैं, गारंटर, ठीक है, जो कहे कि हाँ ठीक है भैया इनको, क्योंकि जब जो शादी हुई थी लोगों के बीच में तो डाइवोर्स भी लोगों के बीच में होना चाहिए, तो 2 इधर से लोग जाते हैं, अपना साइन वाइन करते हैं और तलाक हो जाता है। तो ये तलाक ए अहसन जो था ये क्या था? लीगल था, ठीक है। उसके बाद समझते हैं तलाक ए हसन के बारे में। दूसरा क्या है? तलाक ए हसन। अब देखो यहाँ पर दूसरा तरीका था, काजी साहब क्या कहते हैं कि हम आपको 90 दिन का टाइम देंगे, लेकिन इस 90 दिन में आप लोग आओगे 30 दिन के बाद हमारे पास, ठीक है। पहले 1 महीना जब बीत जाएगा तो हस्बैंड वाइफ वापस जाएंगे काजी साहब के पास और काजी साहब समझाएंगे कि देखिए आप लोग आपस में तलाक कर लेंगे,
आपके बाल बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में सोचिए, मिलजुल के रहिए। अनबन हर किसी में होती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तलाक ले लें, थोड़ा बहुत समझाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों आपस में नहीं समझेंगे, कहेंगे नहीं, तो यहाँ पर काजी साहब कहेंगे ठीक है कहो एक बार तलाक, यहाँ एक बार तलाक कह देंगे, काजी साहब फिर कहेंगे ठीक है अच्छा आप जाइए जाइए और 30 दिन बाद वापस आइएगा, ठीक है 30 दिन बाद वापस आइए। फिर काजी के पास जाएंगे 30 दिन बाद, फिर समझाएंगे काजी साहब आप लोग को क्या लगता है तलाक लेना सही बात है कि नहीं है। ये लोग अगर समझ गए तो यहाँ पर तलाक कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं समझे, इन लोग का नहीं हमको चाहिए, फिर काजी साहब कहेंगे बोलो एक बार और तलाक, फिर वो लोग बोलेंगे तलाक, फिर कहेंगे ठीक है अच्छा जाइए 30 दिन बाद फिर से आइएगा, फिर 30 दिन बाद जाएंगे और इस बार आखिरी बार काजी साहब समझाएंगे देखिए ये आखिरी मौका है आपका, अगर आप अभी भी तलाक को नहीं लेना चाहते हैं तो मैं इसे अभी यहाँ खत्म कर सकता हूँ। सारा चीज समझाएंगे, अगर ये नहीं समझेंगे तो कहेंगे ठीक है कह दीजिए तलाक, तो यहाँ पर 3 बार कह देंगे तलाक, तीसरा बार तलाक, और यहाँ पर काजी साहब साइन वाइन करके दे देंगे और यहाँ पर फिर से इनको क्या मिल जाएगा, तलाक, डाइवोर्स मिल जाएगा। ये था तलाक ए हसन, ये भी क्या था, लीगल था, है ना, कि इसमें एक प्रॉपर हमें पैटर्न दिख रहा है कि हम दो लोगों के बीच में जो समझौता है करवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी भारी हो रहा है या जबरदस्ती तलाक दिया जा रहा है किसी एक के जरिए, यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट दोनों का है, महिला भी चाहती है तलाक लेना और पुरुष भी चाहता है तलाक लेना। समझ में आ रहा है? तो 2 चीजें समझ में आई, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन, ठीक है ठीक है। अब तीसरी चीज आता है कब, 1937 में जब आया ये तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत, ये कुछ अनपढ़ लोगों के द्वारा इसमें जोड़ दिया गया था, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। ऐसी तलाक ए बिद्दत के तहत था कि कोई चाहे जो पति है, मतलब कि महिला को ये अलाउंस मतलब कि अथॉरिटी नहीं थी कि फीमेल का है, जो पति है तो 3 बार खाली तलाक 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 3 बार अगर ये वर्ड कह देता है डायरेक्टली, चाहे इसके सामने, चाहे फेसबुक पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चिट्ठी में, कबूतर के जरिए, किसी भी चीज के जरिए, फोन पर, अगर वो 3 बार तलाक 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 कह देता है तो क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। और इससे जो महिलाएं थी उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो, है ना, कि कोई भी कहीं पर, भैया मान लो कि इनका हस्बैंड गया सऊदी कमाने और वहीं से उसने दूसरी शादी कर ली, अब वो इंडिया आए नहीं और वहीं से कह दिया तलाक तलाक तलाक, और यहाँ पर तो ये जो महिला है रेंट के घर में रह रही है, ठीक है, बच्चों को पालना है, स्कूल की फीस भरनी है, कोई कमाने का कोई जरिया नहीं, यहाँ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना। तो ये जो तलाक ए बिद्दत था ये सबसे खराब कानून था और इसे इस्लाम में इल्लीगल माना गया था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सती प्रथा भी तो हमारे यहाँ इल्लीगल थी चीजें, मतलब लेकिन सोसाइटी में चल रही थी, बाद में उसे खत्म किया गया। तो इस चीज को लेकर भी बहुत सारे केसेस उठ रहे थे, लेकिन कोई भी महिला कुछ कर नहीं सकती। फिर एक केस आता है, मतलब एक थी सायरा बानो, ठीक है, सायरा बानो, 15 साल इनकी शादी को हो गया था, लेकिन इनके हस्बैंड ने यही तलाक 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 कहकर इनको तलाक दे दिया और इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम तक ये केस चला, और देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया गया। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है, जब कभी भी 5 जज मिलकर किसी फैसलों को सुनाते हैं ना, 5 जज मिलकर, बेंच का मतलब क्या, मतलब ये जो ऐसा नहीं कि समझना कोई 5 बेंच ऐसा लग जाएगा, बेंच मतलब ये लोगों का जो ग्रुप होता है, 5 ऐसे जज रहेंगे, ये मिल करके किसी एक फैसलों को सुनेंगे। तो जब 5 जज मिल करके किसी फैसलों को सुनते हैं, 5 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं, तब वैसे बेंच को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्या अगर 3 जज रहेंगे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे? नहीं। 2 रहेंगे तो नहीं, 1 रहेगा तो, 7 रहेगा तो बोल सकते हैं, ठीक है, कहेंगे। 5 से अधिक कितने भी जज रहे उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कि 5 जज होने चाहिए।
5 जज मिल करके इन्होंने 2017 में एक वर्डिक्ट दिया। कब? 2017 में। और बताया कि देखो भाई, हमारे आर्टिकल 13 में एक बात कही गई थी, आर्टिकल 13 में, कि देश की आजादी के पहले कोई कानून बना हो या देश की आजादी के बाद कोई कानून बना हो, अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत है यानी इनकंसिस्टेंस है, यानी किसी के अगर फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है, तब उसे आर्टिकल 13 के तहत क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पहली चीज ये। तो तलाक ए जो बिद्दत था, ये अगर हम देखते हैं तो राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 है ना, राइट टू इक्वलिटी, इसमें महिला को कोई अधिकार ही नहीं था कि उसे तलाक देना है कि नहीं देना है, सिर्फ पुरुष ही डोमिनेट करता था और पुरुष के पास ये अधिकार था कि वो 3 बार तलाक 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 कह दे, तलाक हो जाता था। तो राइट टू इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आर्टिकल 14 का डायरेक्टली क्या हो रहा था? वॉयलेशन हो रहा था, है ना। तो इस बेसिस पर इस बेंच ने कहा ये जो तलाक के बिद्दत है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जज थे 5 थे, पांचों जज सहमत नहीं थे। यहाँ पर 3:2 से फैसला आया था। इसमें एक जज थे मुस्लिम, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों का पर्सनल लॉ है, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इस वर्डिक्ट के खिलाफ अपना वोट जो है नेगेटिव में दिया, कि कहा नहीं हम इसके सहमत में नहीं है। और एक जन थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम भी इसके सहमत में नहीं। लेकिन 3 जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है, लोगों की जो इक्वलिटी है मतलब आर्टिकल 14 उसका वोलेशन हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए इस तलाक के बिद्दत को खत्म कर देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? 2017 में इन्होंने दे दिया, क्या वर्डिक्ट दिया, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब तक इस पर कोई नियम ना बने, कानून ना बने, क्या ये एप्लीकेबल होगा, इम्प्लीमेंट होगा भारत में? तो बताओ, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है भारत में? पार्लियामेंट, आर्टिकल 35, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और पार्लियामेंट कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट को मजबूत बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कानून को बना सकता है। 2019 में पार्लियामेंट ने लॉ को पास किया, बिल पेश किया, और बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होता है और ट्रिपल तलाक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में रख दिया जाता है। उसमें कुछ चीजें कही गई कि अगर कोई इंसान, कोई मेल है, किसी को तलाक देता है इस बेसिस पर तलाक तलाक तलाक, तब उसे 3 साल की सजा हो सकती है और उसके साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कोई भी इंसान ना तो ओरली यानी मुंह से बोलकर तलाक 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 नहीं दे सकता, ना ही रिटर्न में दे सकता है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, यानी जैसे हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, उसके द्वारा भी तलाक नहीं दे सकता है। अगर किसी को तलाक लेना है, लीगल तरीके से तलाक लेना चाहिए। क्या मुस्लिम सोसाइटी में जो 3 तरीके के तलाक थे, कौन कौन से? तलाके अहसन, तलाके हसन और तलाके बिद्दत, इन तीनों को खत्म कर दिया गया था? नहीं, इसमें से सिर्फ किसको खत्म कर दिया गया था? तलाके बिद्दत को। और तलाके बिद्दत को क्या कर दिया गया? क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया गया। कब? 2019 में कहा गया कि अगर कोई ट्रिपल तलाक मतलब कि तलाक 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 करके तलाक देगा तो उसे 3 साल की जेल प्लस फाइन किया जा सकता है। अगर कोई महिला जाके कह दी कि मेरे हस्बैंड ने हमको तलाक 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 करके तलाक दिया है, तब जो कि उसे पुलिस आएगी और मारेगी, भड़ाक भड़ाक भड़ाक, बिना कुछ पूछे क्या करेगी? उसे गिरफ्तार कर लेगी। और जब गिरफ्तार कर लेगी तो उसे बेल देना है या नहीं देना है वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अगर वो इंसान चाहता है कि हम माफी मांगना चाहते हैं कि अरे जज साहब हमसे गलती हो गई, तो जज कहेंगे हमसे माफी नहीं, महिला से माफी मांगो। तो महिला के पास अथॉरिटी रहती है, वो उसे माफ करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, हाँ। और अगर महिला कहेगी नहीं हमें तलाक लेना ही है, तब उस पर्सन को उसे कुछ अलाउंस देना होगा,
जो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगी। और अगर उनके बच्चे हैं और बच्चे 18 साल से कम है यानी माइनर है, तो उन बच्चों की कस्टडी महिला के पास चली जाएगी। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई क्या? ओके, बहुत अच्छा। अब देखो, इसमें जो इन्होंने कहा था, सारा बानो ने, इन्होंने 3 चीजों को खत्म करने के लिए कहा था। क्या क्या? पहली चीज तो ट्रिपल तलाक, मतलब ट्रिपल तलाक में वही तलाक के बिद्दत, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि पॉलीगेमी, पॉलीगेमी मतलब 2 से अधिक विवाह करना पॉलीगेमी कहलाता है। और तीसरा चीज कहा था ये इसको कहते हैं हलाला, ठीक है, हलाला। ये 3 चीजों को खत्म करने के लिए कहा था इन्होंने। हमने ट्रिपल तलाक समझ लिया, पॉलीगेमी क्या होती है समझ लिया, अब हलाला क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो हलाला के लिए मुझे कुछ इमेज दिखाने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो, इमेज हो गया डाउनलोड। और हम कहते हैं समझते हैं कि हलाला क्या होता है। देखो, हलाला जैसे मान लो कि ये 2 जन का शादी हुआ, इन दोनों ने आपस में शादी करी, ठीक है। लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम अनबन हुई और इन दोनों ने तलाक ले लिया। क्या ले लिया? तलाक। लेकिन कुछ दिन तलाक के बाद इस पर्सन को लगने लगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गुस्से में मैंने तलाक ले लिया, मुझे फिर से इसी महिला से शादी करनी है, ठीक है, फिर से इसी महिला से शादी करनी है। अब इस्लामिक परंपरा में यह है कि ये पर्सन इस महिला से शादी नहीं कर सकता, ऐसे समझा? इस महिला से ऐसे शादी नहीं कर सकता। तब कैसे करेगा? तब इस महिला को किसी ऐसे पर्सन से शादी करनी होगी, किसी ऐसे पर्सन से जो उसे वापस 1-2 दिन के बाद डाइवोर्स दे सके। तो अगर ये महिला है, मान लो कि जैसे कि हमने केस टीना दावी का केस था, ठीक है। टीना दावी के केस में हमने देखा पहले उन्होंने शादी करी, क्या नाम था उनके हस्बैंड का? अमीर हसन, पता नहीं ऐसे समथिंग कुछ नाम था। तो उन्होंने उससे शादी करी, अब दोनों जन में डाइवोर्स हो गया। और फिर उन्होंने, टीना दावी ने बाद में दूसरे जन से शादी कर ली, थोड़े से ज्यादा एज वाले से। अब सोचो कि वो जैसे कि कोई और जवान ही इंसान रहता और उससे शादी करती, तो क्या वो पर्सन तुरंत तुम्हें 1-2 दिन के लिए शादी करने की मतलब कहता कि हाँ ठीक है मुझसे शादी कर लो, फिर 2 दिन बाद मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगी या दे दूंगा? नहीं राजी होता, ठीक है। तब ये जो महिला रहती है, ये अगर इसको भी लगता है कि हाँ गलती हो गई, फिर से हमें शादी करना है, ये किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगी जो पैसे के लिए शादी करे। तो जो 80 साल 90 साल के बूढ़े रहते हैं, जिनको पास कोई काम धंधा नहीं रहता था, उनको पैसे की कोई आमदनी नहीं होती थी, घर वाले कुछ पूछते नहीं थे, तो उन्हें कहते थे कि आप हमसे शादी कर लीजिए। तो बूढ़ू कहता कि हमको क्या फायदा, कहेगा हम आपको रुपया देंगे। क्या देंगे? ऐसा समझा रहा क्या? रुपया देंगे, लेकिन ठीक है, ओके। देख, अब हुआ, यहाँ से मैं समझाता हूँ कि जैसे नेट चला गया था थोड़ा सा। तो भाई देखो, ये बुढ़ऊ से जो है, बुढ़ऊ कहेगा कि हमको क्या फायदा मिलेगा, तो ये लोग कहेंगे कि हम आपको पैसा देंगे, रुपया देंगे, आपकी आमदनी होगी। बुढ़ऊ कहेगा हाँ ठीक है, वैसे भी इस उम्र में क्या ही होने वाला है, आओ शादी कर लेते हैं। दोनों शादी वादी कर लेंगे, फिर 1 से 2 दिन बाद फिर से ये लोग क्या करेंगे, डाइवोर्स दे देगा, बुढ़वा इससे डाइवोर्स दे देगा। और फिर अब ये डाइवोर्स के बाद ये दोनों वापस में फिर से क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता था हलाला, और ऐसे सिचुएशन में हलाला, ठीक है, हलाला। अब इस सिचुएशन में कई बार क्या होता था कि ये बूढ़े लोग, जो छोटी छोटी लड़कियां रहती थी, लोग उनसे शादी कर लेते थे, ये बूढ़ो उड़ो का। तो बहुत सारी ऐसे केसेस हुए कि यहाँ पर तलाक होता ही नहीं था, ये लोग तलाक ही नहीं देते थे और फिर उनके साथ मिसबिहेव और मिसट्रीटमेंट करने लगते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पहली बात तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि अगर मुझे किसी से डाइवोर्स हो गया, मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ, तो फिर से ये सब काम झाम करो, किसी और से विवाह करो, शादी करो, फिर से तलाक लो, फिर अपने पहले वाले से शादी करो। तो इस चीज को भी खत्म करने के लिए और महिलाओं के साथ मिसट्रीटमेंट ना हो, उसको खत्म करने के लिए सायरा बानो ने क्या कहा कि हलाला को भी क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो उसके बाद 2019 में वही वर्डिक्ट आता है
और 2017 में वर्डिक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, और 2019 में जो ये क्या कहते हैं अपना लॉ बनता है। लॉ बनने के बाद लोगों के अंदर एक खुशी की लहर आती है, महिलाएं जीतती हैं, विक्ट्री का साइन दिखाती हैं, ढोल नगाड़े बजाती हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं और मोदी जी के नाम का दुआ पढ़ती हैं, और इस तरीके से ये ट्रिपल तलाक का जो है खुशी खुशी एक अंत हो जाता है। ठीक है, तो हैप्पी एंडिंग हो गई। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।